Assalamu alaikum everyone. My name is Ibrahim Mirza and I was recently allocated into the Foreign Service of Pakistan through CSS 2020 competitive exams. मैं आपके सामने इस टाइम एज एन इंस्ट्रक्टर बैठा हूँ जो कि नोआ के साथ फॉर मोर देन 2 years एसोसिएटेड है और आपके साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों के साथ मेरा जो रोज़ाना स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होता है और मुझे उनकी कन्फ्यूजन्स के बारे में जो इल्म होता है कि वो CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके कितना कन्फ्यूज्ड हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी पहली वीडियो होगी हमारी सीरीज़ की, जिसमें हम CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसके सिलेबस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए जो कि आपको डायरेक्शन देने के लिए ज़रूरी हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद हम आगे आने वाली वीडियोज़ में उन्हीं चीज़ों के ऊपर एलैबोरेट करेंगे। Are you a candidate appearing for CSS 2022 एग्ज़ाम और आप काफ़ी कंफ्यूज फील कर रहे हैं आजकल क्योंकि आप लोग प्रॉब्ली फरवरी के अंदर एग्ज़ाम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड आउट ऑफ नोवेयर। खैर, ये एक तो चीज़ थी जो काफ़ी अरसे से इन पाइपलाइन थी कि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस होगा, जो कि फाइनली हो चुका है। So if you are a candidate for the CSS 2022 exams, then this video is exactly something that you have to look into and आपने इसके अंदर ख़्याल भी रखना है कि मैं जो बातें करने लगा हूँ वो किस किस तरीके से आपके लिए रेलेवेंट होंगी और ये बातें बहुत ज़रूरी हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपको मई 31 तक बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। सो पहले लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स के CSS का स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि ये दिस इज़ समथिंग बैड फॉर अस और ये हमारे ऊपर एक एडेड प्रेशर आ गया है। पहले तो मैं इस नोशन को क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसी बिल्कुल चीज़ नहीं है। स्पेसिफ़िकली दोस्त कैंडिडेट्स और मोस्ट ऑफ़ दोस्त जो होते हैं जो कि सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने वाकई कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की इतनी दिन रात लगा के एक करके तैयारी की होती है, एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को जब अपना रिज़ल्ट नज़र नहीं आता तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए CSS का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये स्क्रीन आउट सिर्फ उन लोगों को करेगा जो कि सीरियस कैंडिडेट्स नहीं हैं। बाकी जो सीरियस कैंडिडेट्स बच जाएंगे उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, एक अच्छा मुकाबला देने की अपने उन लोगों के साथ जो कि वाकई में बाकी सारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं, और ये एग्ज़ामिनर के लिए भी एक आसान चीज़ होगी कि उसको कम पेपर्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपकी ये चीज़ क्लियर करनी थी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फैक्ट के CSS की ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं कैंडिडेट्स के दिमाग में। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों ने सब ने यकीनन वो नोटिफिकेशन देख लिया होगा। चेयरमैन FPSC की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जिसके अंदर उन्होंने एक पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर प्लान ले आउट किया कि वो क्यों इसको लेके आना चाह रहे हैं, उसके सारे का सारा सिलेबस क्या होगा। तो हमने एक चीज़ जो कि नोटिसेबल है वो यही है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जिस एरिया ऑफ नॉलेज को असेस किया जाएगा वो कोई बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। आपको उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी उस तरीके से नहीं करनी कि आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ उसी की तैयारी पर लग जाना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिलेबस की, जो कि CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ज़रूरी है और आपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है ताकि इसकी आपको हेल्प मिले, ना सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर बल्कि आगे इंशाल्लाह जब आप कल को इसको पास कर जाएंगे तो आगे आपके जो CSS के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश की जो MCQs आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर वो मोर और लेस वही हैं जो कि CSS के प्रेसी के एग्ज़ाम के अंदर ऑलरेडी असेस किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, जिसमें आप लोगों की एनालॉजीज़ आती हैं या ग्रामर यूजेज आते हैं, जिसके अंदर आपकी पंक्चुएशन, आपकी जो प्रेपोजिशन के जो यूजेस होते हैं वो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस एंड नरेशन, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम कैसे अपनी इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपको आगे जाके भी इसकी हेल्प मिले। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जहाँ तक बात की जाए तो बेसिकली दे आर रिलेटेड टू योर वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी का एक अच्छा सस्टेनेबल तरीका उसको प्रिपेयर करने का तो यही है, द मोर यू विल रीड
the better you will get when it comes to establishing your vocabulary. But since हमारे पास एक टाइम छोटा होता है और अनफॉर्चुनेटली हमारा इस तरह का एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता जो हमें रीडिंग को मोटिवेट करे, तो अब एक फॉरम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर मगूश के नाम से, जो कि इंटायरली इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि लोगों को GRE की प्रिपरेशन कैसे करवानी है। आप लोग अपने मोबाइल की ऐप स्टोर ओपन करें, चाहे आपका गूगल का फ़ोन है या एप्पल का फ़ोन है, उसके ऐप स्टोर के अंदर आप सिर्फ मगूश टाइप करें, MAGOOSH, आपको 2 ऐसी ऐप्स मिलेंगी जो कि एक लिस्ट होंगी काफ़ी लंबी कि आपने वोकैबलरी कौन सी चीज़ ज़रूरी है जो कि GRE की वोकैबलरी होती है। अब अगर वो उनका एक अपनी स्पेसिफिक टेक्निक है जिस तरीके से वो आपको मेमोराइज़ करवाते हैं वोकैबलरी को, जो कि बड़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसको फ्लैश कार्ड टेक्निक कहते हैं, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की और इसके अलावा, तो आपकी जब वोकैबलरी ठीक होगी तो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को सही तरीके से कर भी सकेंगे। जब बात आएगी आपकी प्रेपोजिशन की या आपकी जनरल ग्रामर यूजेस की, जिसमें नरेशन भी आ जाता है, एक्टिव पैसिव भी आ जाता है, तो CSS के प्रेसी का जो एग्ज़ाम है उसकी सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर, उसकी रिकमेंडेड बुक्स के अंदर एक बहुत बेहतरीन किताब है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप वहाँ से उसकी प्रेपरेशन कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी, जिससे ना सिर्फ आपकी अंग्रेज़ी एज अ लैंग्वेज बेहतर होगी, बल्कि इसको आपको हेल्प आउट करेगी आपके स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के अंदर और आगे फर्दर आपके CSS के जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर। बात की जाए अगर करंट अफेयर्स की और पाकिस्तान अफेयर्स की, देखिए आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना और ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू आपने किसी चीज़ों को याद रखने की कोशिश करनी है। हमेशा आप कोशिश किया करें जो आप नोट्स भी बनाते हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए, वो इवेंट बेस्ड नोट्स बनाया करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेट्स से कोई एक इवेंट ले लेते हैं, जैसे कि 18वीं तरमीम, ठीक है। अब 18th अमेंडमेंट जो है, इट्स एन इवेंट बिकॉज इट हैपेंड इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आप देख लीजिए कि उससे रिलेटेड इकोनॉमिक चेंजेस क्या है, उससे रिलेटेड पॉलिटिकल चेंजेस क्या है, सोशल चेंजेस क्या है, किन किन चीज़ों को उसने ड्राइव किया। हमेशा अपने नोट्स आपने इस तरीके से बनाने हैं कि आप उसके ऊपर फोकस कर सकें एज अ होल, कि एक इवेंट के बाकी चीज़ों के ऊपर किस किस तरह के इम्पैक्ट्स आए हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी बात यह है कि आपको चीज़ें रिटेन करने में आसानी होगी, क्योंकि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से लिंक कर रही होगी। एक तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। दूसरी कुछ जनरल चीज़ें जो कि हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन फॉर योर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर एग्ज़ाम। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, पाकिस्तान और FATF का रिलेशनशिप, पाकिस्तान और IMF का रिलेशनशिप, आपका जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान होता है उसका डॉक्यूमेंट। आप सिर्फ एग्जेक्टिव समरी पढ़ लीजिए, हमारे बजट के डॉक्यूमेंट की एग्जेक्टिव समरी पढ़ लीजिए, हमारे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट है उसकी समरी पढ़ लीजिए, और आपने अपने नोट्स वहीं से इस्टेब्लिश करने। और अगेन आप उसके अंदर भी अगर देखें तो इवेंट्स बेस्ड आपको पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जो हमारा पोर्शन है वो हमारे किस किस सेक्टर के अंदर किस किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। अगर आप इसको इस समझ को लेकर चलेंगे तो आपके लिए डाटा रिटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये इसके ऊपर शॉर्ट सी बात करना बहुत ज़रूरी थी। उसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हम ऑलमोस्ट हर FPSC के एग्ज़ाम के अंदर देखते हैं, कि कंट्रीज़ के कैपिटल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के कैपिटल्स हैं आपने वो एक दफ़ा देख लेने हैं, उसकी लिस्ट आपको आराम से गूगल के अंदर मिल सकती है। इसके अलावा जो फेमस करेंसीज़ हैं, कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अच्छा, इसके अलावा 2 और डिफरेंट किस्म के सवाल आते हैं, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर आप डीपेस्ट भी डाल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द ओशंस। तो आप अगर इसको जब आपने नोट्स बना रहे होंगे तो आपकी एक नोट्स की जो एक पूरा का पूरा पोर्शन होना चाहिए वो बिगेस्ट स्मॉलेस्ट के ऊपर होना चाहिए। आप इस तरह सोचेंगे, एक चीज़ आप फॉर एग्जांपल द टॉलेस्ट माउंटेन और लेट्स से द स्मॉलेस्ट माउंटेन, आप एक मिसाल के तौर पे आपको कह रहा हूँ कि दुनिया में जो नोन
8000 मीटर्स का जो माउंटेन्स का क्लब है उसमें टॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है और 8000 मीटर के क्लब में स्मॉलेस्ट माउंटेन कौन सी है। आप जब एक कंपेयर करके लेके चलेंगे तो चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है। इसी तरह अच्छा चलें, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स से बाहर निकल के हम बात करते हैं जनरल साइंस की और इस्लामिक स्टडीज़ की। अब मैं इन दोनों की बात इकट्ठे क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने वही चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो कि सिलेबस के अंदर जो हमारे मेन सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर है। अब फॉर एग्जांपल पहले इस्लामिक स्टडीज़ की बात करते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में आपने अपने नोट्स को किस तरह डिवाइड करना है, जिस तरह कि आप अपने रिटन की तैयारी करते हुए अपने नोट्स को डिवाइड कर रहे थे कि आपने प्रॉफिट की सीरत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आपने उसके नोट्स बनाए होंगे। वो जो नोट्स आपने ऑलरेडी बनाए हैं एंड होपफुली आपने बनाए होंगे अभी तक, आपने उसी के अंदर चीज़ों की एडिशन करनी है, डेटा की, नामों की, ताकि वो चीज़ें आपके उस मेन नोट से रिलेट कर जाए। ठीक है, अब एक पूरे का पूरा हेड है जो कि जिसके थ्रू एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो एक प्रॉफिट की सीरत है। इसके अलावा अगर हम कैलिफ्स की बात करें तो कैलिफ्स के जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, उनके जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, नोट्स जो हमने ऑलरेडी अपने CSS के रिटन एग्ज़ाम के लिए बनाए होते हैं, आपने उन्हीं के अंदर चीज़ें ऐड करनी। अगेन बात वही हो रही है जो कि मैंने सबसे पहली बात की थी कि आपने हमेशा चीज़ों को अगर रिटेन करना है तो आपने वो इवेंट बेस्ड सिनेरियो के साथ आपने उसको रिटेन करना है। कि अब कैलिफ हज़रत उमर की अगर हम बात करें जो कि सेकंड कैलिफ थे हमारे, तो आपने उनके एरा के अंदर देखिए कि उनके एरा के अंदर जो पॉलिसीज़ लाई गई उसके अंदर से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए, इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए। यकीनन आपने नोट्स ऐसे ही बनाए होंगे और आपने इन्हीं के अंदर फैक्चुअल नॉलेज लेके आनी है, जिसके अंदर डेट्स भी आ जाती हैं और उसके अंदर आपकी पर्सनालिटीज़ के नाम और उनका इम्पैक्ट भी आ जाता है। तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें जनरल साइंस की, ठीक है, अगेन जनरल साइंस के जो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए वो तो वही है जो कि हम मैट्रिक तक पढ़ते हैं या हम O लेवल्स तक पढ़ते हैं। उससे ज़्यादा का स्टैंडर्ड, उससे ज़्यादा का लेवल नहीं है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मोस्टली होते भी हैं कि वो साइंस के बैकग्राउंड से होते हैं, हमने मैट्रिक मोरलेस साइंस ही पढ़ी होती है। अगेन आपने जो नोट्स बनाए हैं अपने रिटन एग्ज़ाम के लिए जो आपने बनाए थे, जैसे कि देखें 5 नंबर का सवाल आता है हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस में। अब 5 नंबर की चीज़ों के लिए आप हमेशा आप एक चीज़ जहन में रखिए कि आपने 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं और एक डायग्राम बनानी होती है। तो मेरी नज़र में जनरल साइंस की जो पोर्शन है हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, उसकी सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन या उसकी सबसे बेहतरीन तैयारी की होगी कि आपने जो भी नोट्स बनाए अपनी स्क्रीनिंग के लिए वो किसी मैप की फॉर्म में बनाएं, वो किसी चार्ट की फॉर्म में बनाएं, वो किसी टेबल या ग्राफ की फॉर्म में बनाएं। देखिए ये एक हम साइकोलॉजी के अंदर अगर हम जाएं और मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी में हमारी मेमोरी रिटेंशन तभी आती है जब हम एक चीज़ को दूसरी के साथ रिलेट करना सीखते हैं। ये अगर आप बिल्कुल बग़ैर किसी डायरेक्शन के, बग़ैर किसी वजह के रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो उसकी रिटेंशन पावर उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो और इसके अलावा हमें हमारे सिलेबस के अंदर एक उर्दू का सब्जेक्ट भी ऐड कर दिया गया है। तो उर्दू के लिए और उर्दू का वो ग्रामर का पोर्शन ऐड किया गया है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपकी जो 9वीं या 10वीं जमात की जो हमारी उर्दू की बुक हुआ करती थी उसके अंदर जो बेसिक ग्रामर के रूल्स हुआ करते थे, वो मुज़क्कर या मोनस हो गए या इसके अलावा हमारे जो बेसिक ग्रामर के रूल्स है आपने उनको रिवाइज़ करना है। ठीक है, ये पहली वीडियो है और इसके अंदर हमने सिर्फ उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है कि ताकि जो थोड़ी बहुत आप लोगों के जहन में एम्बिग्विटीज़ पाई जाती हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्पेल किया जा सके। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली वीडियो दैट वी आर गोइंग टू मेक, दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट वीडियो। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ लॉन्ग सीरीज़ ऑफ सच वीडियोज़ जिसके अंदर हम आपके इस तरह के कंसर्न्स को वक्त के साथ साथ एड्रेस करते रहें, जिसकी वजह से आप लोग डायरेक्शनलेस भी ना हो, आप लोगों को पता हो कि आपने तैयारी कैसे करनी है, आप फोकस्ड रहें उस चीज़ पे, अपने एम के ऊपर जो कि आपने एट द एंड ऑफ द डे अचीव करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।